ओके देखो ये कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, ये 2 बार है, 2 टाइम्स HF1 है, तो 2 बार अलग अलग करके लिख लो, HF1 माइनस फाइव नॉट, और एक HFN इधर लिख दिया हमने। अभी इसमें भी अगर हमने -5 नॉट कर दिया तो +5 नॉट भी करना पड़ेगा। तो दिस इज एंड these are Ke1 plus Ke1 is equal to +5 नॉट also. This is equal to 2 Ke1 plus 5 नॉट. Ke2 is twice plus something, so therefore more than double. तो ये क्वेश्चन जो है गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो मोर देन डबल। वेवलेंथ के टर्म में भी पूछ सकते थे, यहाँ पर f की जगह c बाई लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा अगर हाफ कर दिया, वेवलेंथ आधा कर दिया, तभी भी मोर देन डबल आंसर आ जाएगा उसका। फ्रीक्वेंसी डबल करना मीन्स वेवलेंथ आधा करना, तभी भी यही आंसर रहेगा। दोनों रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के। either you do the frequency double or you do the wavelength half, answer will be same for both, ठीक है। तो आंसर इज मोर देन डबल। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो इसको 2 बार लिख दिया था, और बाद में हमने क्या किया, 5 नॉट माइनस किया, 5 नॉट ऐड किया। तो दिस टर्म इज नथिंग बट Ke1, this is Ke1, this is Ke1. There is something wrong? Yes, sir. Screen is not shown. Okay. So answer is more than double, third option. All right. अगर हमने फ्रीक्वेंसी 20% बढ़ा दी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन 20%। काइनेटिक एनर्जी किसकी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है। फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की है। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, if K max of electron is 6 eV and work function of metal plate is 2 eV, K max of electron is किसकी, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी बात की जाती है, सबकी बात नहीं की जाती। K max of मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इस कितना 6 eV, work function of metal plate is 2 eV. Find the cutoff potential for that system. cutoff potential निकालना है ना। तो क्या फार्मूला है, Ke max इज इक्वल टू एनर्जी, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। आगे वाला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही है। देखो ये वाला कर लो। इफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photo electrons emitted from the surface when photons of 6 eV falls on it is 4 eV, then stopping potential is
हाउ मेनी वोल्ट्स? तो देखो ये तो एनर्जी है, ध्यान से अगर तुम पढ़ोगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस व्हेन फोटोन, ये फोटोन की एनर्जी है और ये के ई मैक्स है। फोर ईवी, ठीक है। के ई मैक्स किसके बराबर होता है? ई इंटू वी नॉट के बराबर होता है, फोर ईवी। ई गेट्स कैंसर, कट ऑफ पोटेंशियल इज 4 volt. So B answer. So this is the question asked in JEE Advanced. Very simple question अगर concept पता है तो। Clear? Ke max हम बिल्कुल beginning में हमने पढ़ा था, Ke max is equal to EV naught. You can revise the notes. अच्छा इसका second part बताओ, चलो ये first part हो गया, second part. Find work function. Work function of metal. आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है? Ke max is equal to HF minus phi naught. Ke max 4 EV दिया है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना दिया है? 6 EV. वर्क फंक्शन विल बी 6 minus 4 is equal to 2 EV. जूल में कितना होगा? अगर जूल में निकालना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कैसे ऑप्शन दिए, जूल में दिए कि ईवी में दिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आ रहा समझ में? नो रिस्पॉन्स है, तुम लोग हो कि नहीं लाइन पर? Yes, sir. क्लास में हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नोट कर लो इसको। एनसीईआरटी बुक में थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दिए हैं, बट जो एग्जामिनेशंस में आते हैं थोड़ा सिंपल रहते हैं, कॉन्सेप्ट पता है तो जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत कैलकुलेशन वाले दिए हैं, वो भी देखेंगे अभी हम आगे। डन? Sir. यस। ओ सर, मेरे को लगा आपकी वॉइस अटक गई है। कोई डाउट हो तो बोलो, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर यू टू राइट। ओके सर। डन? यस सर। देखते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब पूरे। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड इट स्लोप। अभी इक्वेशन पता है तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है, अभी इक्वेशन हमने यूज भी की थी। के मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to HF minus phi naught. This is equal to Y is equal to mx minus c. Y किसके के मैक्स को रिप्रेजेंट करेगा? Y एक्सिस। F किसको रिप्रेजेंट करेगा? X एक्सिस को। फ्रीक्वेंसी X एक्सिस पे आएगी तो H क्या होगा? स्लोप। इंटरसेप्ट क्या होगा? C। बट इंटरसेप्ट लिखते नहीं इसका हम लोग, क्योंकि निगेटिव में नहीं जाता है ना, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में नहीं जाती। मैथमेटिकली इंटरसेप्ट बोल सकते हो तुम,
के मैक्स एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव इंटरसेप्ट, तो हम निगेटिव इंटरसेप्ट की तरफ नहीं जाएंगे, जाना भी है तो ऐसे डॉटेड लाइन से जाएंगे, सॉलिड लाइन नहीं दिखा सकते हम इधर। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में नहीं जाती। ठीक है, तो ये के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कौन सी इक्वेशन है? आइंस्टाइन की इक्वेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके ऊपर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। तो स्लोप भी लिखना था, स्लोप विल बी व्हाट, क्या होगा स्लोप? स्लोप विल बी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एफ का कोएफिशिएंट क्या है, एच, तो एच, ये स्लोप क्या है, ये एच के बराबर होगा। अगर एफ एफ जो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एच विल रिप्रेजेंट द स्लोप, दैट इज एम। तो स्लोप कांस्टेंट है ना, ये सभी मेटल्स के लिए कांस्टेंट फॉर ऑल, कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स। कोई दूसरा मेटल होगा तो लाइन ऐसे पैरेलल आएंगी लाइन, तीसरा मेटल होगा तो ऐसे आएगी, कोई और कम वर्क फंक्शन वाला होगा तो इधर आ जाएगी, सब लाइंस पैरेलल होंगी। स्लोप मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप इज टेन थीटा, तो थीटा सबका सेम रहने वाला है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अभी, अभी हम काइनेटिक एनर्जी की जगह कट ऑफ पोटेंशियल ला रहे हैं यहाँ पे, कट ऑफ पोटेंशियल एंड एफ के बीच में ग्राफ। तो नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड इट्स स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो वही इक्वेशन चेंज हो जाएगी अभी, के मैक्स का कट ऑफ पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है, के मैक्स का कट ऑफ पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन लिख के थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो जाती है। ये कितना होता है कट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू ई वी नॉट। अभी हमें ई को नीचे डिनोमिनेटर में भेज देंगे, एच अपॉन ई हो जाएगा और इधर भी ई हो जाएगा। अभी फिर से वैसी इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो ये जो है इसका ग्राफ भी वैसे आएगा, बट स्लोप जो है थोड़ा सा स्लोप का चेंज हो जाएगा। से ग्राफ लुक लाइक सेम, देखो ऊपर जैसे ही दिखेगा, बट उसमें यहाँ पे वी नॉट है, ये हमने ड्रॉ भी किया है। लास्ट में जो फोर्थ पॉइंट हमने लिखा था एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, यही तो था। उस समय हमारे पास इक्वेशन नहीं थी, आइंस्टाइन की इक्वेशन नहीं थी। अभी अपने पास इक्वेशन है, देखो ऐसे ग्राफ ऊपर वाले ग्राफ जैसे ही आएगा, बट स्लोप इसमें हम नीचे तक लाइन ला सकते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है। ये इसका इंटरसेप्ट हो गया कितना, माइनस फाइव नॉट बाई, ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये स्लोप हो गया, दिस इज स्लोप, स्लोप इज एच अपॉन ई। किसका स्लोप की बात करें? वी नॉट, कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच का जो ग्राफ है, उसका स्लोप हमें एच बाई ई देता है। ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल, कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल। कोई भी मेटल होगा तो इतने ही स्लोप आने वाला है। ये स्लोप की वैल्यू बहुत कम होगी, पता है। लाइन एक्चुअली ऐसे नहीं क्लैरिटी के लिए ऐसे ड्रा करते, बहुत कम ऐसे लाइंस आएंगी ऐसे, बिल्कुल इस तरह से, इससे भी कम एंगल आएगा। डू यू नो दिस? बिकॉज कैलकुलेट करके देखो, एच कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 34 है, ई कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। तो माइनस 10 टू द पावर माइनस 15 के ऑर्डर का है एंगल, तो मच लेस देन 1 डिग्री, मच लेस देन 1 डिग्री। लाइन ऑलमोस्ट ऐसे पैरेलल ही आएंगे ऐसे, बट क्लैरिटी के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया, देखो कैन यू सी दिस।
क्वेश्चन। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी में फोर्थ ग्राफ ड्रा किया था हम लोगों ने। यहाँ पे क्या होता है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर दूसरे मेटल के लिए भी पैरेलल लाइन आई थी, दूसरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी उसकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये दोनों एनसीईआरटी बुक के पार्ट हैं, और आगे हम इसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। देखो, हाँ, ये क्वेश्चन कर लेते पहले। देखो, ये 6 क्वेश्चन है। In an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be इतना। Calculate the Planck constant। तो स्लोप कितना होता है? इस ग्राफ का स्लोप कितना आया बोलो? What is the slope of this graph? V नॉट वर्सेस F का, ये है ना, V नॉट वर्सेस F का, H by E। तो H by E कितना दिया स्लोप? 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15, और H निकालना है। E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सॉल्व करके H निकाल लो, प्लैंक कांस्टेंट। तो बोलोगे ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमें पता ही है, पर ये शुरू में नहीं पता था ना, ये सब ग्राफ से निकाले गए थे, ये सब एक्सपेरिमेंट करके। इफ यू सॉल्व इट 6.59 आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंट टू डू द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये 6 पॉइंट हम लोगों ने कितनी लिखी थी? 6.6। हाँ, उसकी क्लोज आ रही है, -34 जूल सेकंड। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, बट तुम्हें याद भी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू। ऑलराइट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है 11th चैप्टर का। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर। देखो, अभी फिर से ग्राफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ किया था, अभी वी नॉट एंड वेवलेंथ का ड्रॉ करना है। यहाँ पर वी नॉट है, यहाँ पर वेवलेंथ है ना? तो ये तो हमारे पास रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन को चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या था रिलेशन? वी नॉट का क्या आया था? वी नॉट पास, ऊपर देख के बताओ, यहाँ पे क्या था? H by E इंटू F माइनस फाइव नॉट बाई E। इसमें तो वेवलेंथ दिख ही नहीं रहा, कैसे ड्रॉ करेंगे बोलो? हाउ टू ड्रॉ इट? सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ को क्या लिख सकते हैं? सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो ये ऐसा आ गया, देखो ये वी नॉट है, ये सब कांस्टेंट है ना? ऐसी कुछ इक्वेशन आ गई, देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट C1 कर दो बाय लैम्डा, ये कांस्टेंट C2 कर दो, ऐसा कुछ इक्वेशन आ गई। रेसिप्रोकल फंक्शन जैसा है, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा हो गया ऐसा। यहाँ पे x कर, ये लैम्डा x को रिप्रेजेंट करेगा, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ऐसा आएगा। बट यहाँ पे माइनस ये वाला टर्म भी है ना, इसी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा वो, ठीक है, टच कर जाएगा उसको। जब ये लेमडा की वैल्यू, जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये टर्म जो है, ये पूरा टर्म इसके बराबर हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा, यहाँ पे जब टच कर जाएगा वो।
ये नया ग्राफ है तुम लोग के लिए, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट ये आया था किसी पेपर में। अगर ये सी नॉट नहीं होता तो ये प्योरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा जाता, इनफाइनाइट पे जाके टच करता, बट इसकी वजह से, ये कांस्टेंट की वजह से टच कर जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी एक्स की, देखो ये 0 कर दो और लैम्डा के लिए सॉल्व कर लो, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आ जाती, कितनी आ जाएगी, ये 0 करके सॉल्व कर लो लैम्डा के लिए, यू विल गेट दिस वैल्यू। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा it will touch the graph, touch it will v naught will be 0, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं उसको, है ना, पढ़ा था हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये नीट एंड जेई के लिए, बोर्ड के लिए ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, but it can be the part of the board examination also because you have to know these equations, है ना, ये सब आना चाहिए तुम्हें। अच्छा ये 1 बाई लैम्डा का कैसे होगा, अभी ऊपर हमने लैम्डा का ड्रा किया, सेम इक्वेशन को वापस लिखेंगे, 1 बाई लैम्डा के साथ ड्रा करना, देखो v नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई ई 1 बाई लैम्डा माइनस फाइव नॉट बाई ई। तो 1 बाई लैम्डा को x मानना है, अभी तो ये y हो गया, ये अभी तुम्हारा, इसको हम m ले लेंगे, अभी ये फिर से वैसा हो जाएगा, दिस कैन बी टेकन एज m, 1 बाई x, 1 बाई लैम्डा को x मानना है x एक्सिस पे, तो ये x हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये फिर से अपना नॉन ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, फिर से ऐसे आ जाएगा v नॉट और यहाँ पे 1 बाई लैम्डा, ये भी आ सकता है, बोर्ड में पूछ सकते हैं, ये सिंपल हो गया फिर से, v नॉट वर्सेस 1 बाई लैम्डा का, बिकॉज 1 बाई लैम्डा इज नथिंग बट ए फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट होती, तो इसीलिए मैच कर रहा है उसके साथ, बट थोड़ा सा स्लोप चेंज हो गया, स्लोप कितना है एच सी बाई ई आ गया, इसका स्लोप कितना है, इंटरसेप्ट कितना है माइनस फाइव नॉट बाई ई, इंटरसेप्ट ये हो जाएगा माइनस फाइव। तो ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्यादा आते हैं, ये मैथ्स का पार्ट है ना, देखो ये क्वेश्चन आया भी ऐसा, इन्होंने ग्राफ दे दिया था, ग्राफ इसका दे ही दिया है, वर्क फंक्शन का देखो सेम सेम टॉपिक का सेम उसका ग्राफ है, देखो नीचे इसका स्लोप इतना है, इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं ना, ये वाले टर्म को, नीचे आके टच करेगा यहाँ कहीं पर ऐसा, इंटरसेप्ट विल बी माइनस फाइव नॉट बाई ई, निगेटिव है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जब x 0 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी आती है, माइनस में आती, ये टर्म पूरा 0 हो गया तो ये माइनस में आ जाता, ये क्वेश्चन है देखो, तो वर्क फंक्शन का रेशियो निकालना है, वर्क फंक्शन ये उनका रेशियो इस ग्राफ में देख के बताना है, 1:2:4 होगा या 4:2:1 होगा, वर्क फंक्शन का फार्मूला याद है किसी को, एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो 1 बाई लैम्डा नॉट के तो ग्राफ ही यही है, तो इसमें भैया तो कांस्टेंट में चला जाएगा, तो फाइव नॉट 1 माइनस फाइव नॉट इज इक्वल टू ओके इज टू 502, तो 1 बाई लैम्डा 1 कितना है 0.001 है, इस टू 0.002 है, इस टू 0.003 है, तो ये क्या हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा, नहीं 4 है लास्ट वाला 4 है,
ठीक है, तो पीछे हमने ये वर्क फंक्शन का लिखा, डिराइव किया था, अभी तो रिवाइज भी किया था हमने थोड़ी देर पहले। ये आ जाएगा 1:2:4, ये आंसर सही। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी, बोर्ड्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकते हैं। स्लोप क्या निकला, अभी हमने स्लोप डिस्कस तो किया, देखो SC/E आया स्लोप इस ग्राफ का, तो SC/E ये भी सही है, A एंड C सही है। इसको भी चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है तुम्हारे लिए, चेक कर सकते हैं इसको अल्टा वाले, बट ये दो तो पक्का सही है। जेई एडवांस का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, अरे देयर तुम लोग हो लाइन पर? यस सर। हाँ सर। Yes. यस एक मिनट, सर। जस्ट स्क्रीन चली गई, जस्ट 1 मिनट में ला रहा हूँ मैं वापस। Just a minute. ठीक है, तो ये दो सही है, एटलीस्ट ये फर्स्ट पार्ट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। वर्क फंक्शन का रेशियो निकालना है, स्लोप का भी इजी है वैसे। अगर हम इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन से ही सारी चेंज करके ला रहे हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन एंड और क्या है, C इज इक्वल टू F लैम्डा वाला, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, उससे चेंज कर रहे हैं सारे। यहाँ पे F था, उसको C/λ लिख दिया, C कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन, this question can be asked in NEET examination this year itself, forthcoming year. Those who are going for NEET examination should be well prepared for this question, these questions and graph and all. ठीक है, थोड़ा नोट्स रिवाइज करो तो ये सब समझ में आ जाएंगे तुम्हें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो, कट ऑफ वोल्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, कट ऑफ वोल्टेज इन द सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी ये कई बार यूज किया रिलेशन हमने, बोलो 3-4 बार तो यूज कर लिया है, कट ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। के मैक्स कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, बोलो जल्दी से। अभी कितनी बार यूज किया ये रिलेशन। ई कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ओके, दोनों में आंसर दिया है इनका, देखो ई के टर्म में भी आंसर दिया हुआ है, ई इंटू 1.5 वोल्ट, 1.5 EV आंसर है, ये आंसर 1.5 EV। और जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में, अभी जूल में कन्वर्ट हो गया। जब ई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 2.4 इंटू 10⁻, सॉल्व करो, 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दोनों आंसर दिए ईवी में भी और जूल में भी। तो ये ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए। So you should be confident, you should remember the formula always. Ke max is equal to EV naught. V naught is the cutoff potential. E is the electronic charge, charge and the electron. उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है, माइनस नहीं पुट करना उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज का। ये 30 मैंने कैंसिल कर दिया, ये थोड़ा सा कम है। वेव नेचर ऑफ मैटर, ये केमिस्ट्री में भी तुम लोगों ने पढ़ा है, और यहाँ भी देखो रिपीट है। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द वेव नेचर ऑफ मैटर। French physicist de Broglie, pronounced as de Broglie,
ये वाई है, जी साइलेंट है, बट हम लोग डी ब्रॉगली बोलेंगे उसको, डी ब्रॉय बोलने से तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तो वी विल कंटिन्यू टू कॉल हिम डी ब्रॉगली। फ्रांस में जाएंगे तो डी ब्रॉय बोलेंगे उसको, या फॉरेन कंट्री में। पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस that moving particles should have the wave-like properties, should have properties। कोई भी मूविंग पार्टिकल इंक्लूडिंग यू, जब तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हारे साथ वेव अटैच हो जाती, पता है, यू प्रोड्यूस द वेव आल्सो, बट यू डोंट कम टू नो, अदर्स आल्सो डोंट कम टू नो, बिकॉज वेवलेंथ बहुत छोटी होती। हम लोग जब मूव करते हैं ना, वेवलेंथ इज सच ए स्मॉल वेव कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव, वी कैन नॉट मेजर इट विद एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम अपनी वेव की बात नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के वेव की बात करेंगे। तो any moving particle will have wave associated with them. That was his hypothesis, and wavelength associated with moving particle of momentum p is given by lambda is equal to Planck constant divided by p, और p क्या होता है, mv होता है। Planck constant को अगर मूविंग पार्टिकल के मोमेंटम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल जाती है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, उसका मास भी हमें पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो उसकी वेलोसिटी अगर पता है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो हम मूविंग छोटे पार्टिकल की बात क्यों करते बताओ? why don't we talk about the de Broglie wavelength of फुटबॉल और क्रिकेट बॉल? क्योंकि h की वैल्यू बहुत छोटी है, 10⁻⁻34 है, तो m भी बहुत छोटा होना चाहिए इसको काउंटरैक्ट करने के लिए। कम से कम वेवलेंथ हमें इतनी बड़ी तो आए कि कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 10⁻⁷ की ऑर्डर की होती है, तो उतनी या उससे बड़ी तो आए ना कम से कम। अभी 10⁻20 आ गई, कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर ही नहीं कर सकता इतनी छोटी वेवलेंथ को। वी डोंट टॉक अबाउट दैट हैवी पार्टिकल्स, वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उनकी बात करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन, अच्छा ये फार्मूला तो तुम्हें याद रखना आसान है ना? दिस इज, ये फोटॉन्स के लिए भी ऐसा फार्मूला वैलिड होता है, मतलब लाइट के लिए भी वैलिड होता है ये, बट उसने मूविंग पार्टिकल के लिए दिया था। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, with number one same momentum, number two with same speed separately, पहले same momentum है, बाद में same speed, which will have more de Broglie wavelength, which will have more de Broglie de Broglie wavelength। बोलो क्या आंसर है पहले का? सर दोनों की सेम होगी ना? फर्स्ट केस में सेम, सेकंड केस में भी सेम। नहीं सर, दोनों का मास अलग है। सेकंड केस में केस सेम, सेकंड केस में सेकंड वाला फॉर्मूला लिखेंगे ना, हाँ, H/mv। H/mv, H से H तो कांस्टेंट है, V भी सेम है, इनवर्सली भी same प्रोपोर्शनल है। टू मास। तो जिसका मास कम होगा इट विल हैव द मोर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन हल्का इलेक्ट्रॉन, होता है, लाइट, हाँ, इलेक्ट्रॉन सिंस मास इज लेस, इलेक्ट्रॉन सिंस its mass is less than that of proton। तो जिसका मास कम होगा इट विल हैव मोर डी ब्रॉगली। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बनाया गया इसी से, ये लॉजिक से। हमने रिजॉल्विंग पावर पढ़ी थी,
रिजॉल्विंग पावर में रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है। ऑप्टिकल जैसे 10⁻⁻7 है लाइट का, इसका हम बहुत कम ला सकते हैं, 10⁻2 तक या 3 तक ला सकते हैं। 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो दिस वाज द वेरी बिग assumption और hypothesis of de Broglie, है ना। इलेक्ट्रॉन्स को कोई आज तक देख नहीं पाया है ना, दिखता नहीं, इतना छोटा है कि नो इंस्ट्रूमेंट कैन सी इट। इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देखता थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ को यूज करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इलेक्ट्रॉन themselves आर नॉट विजिबल, है ना। और इतने छोटे मतलब डी ब्रॉगली ये कॉन्सेप्ट देना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह के कॉन्सेप्ट को। अभी तो जो अभी जैसे हम लोगों ने इंटरफेरेंस पढ़ा था ना, इंटरफेरेंस में लाइट यूज करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कुछ आयोडीन पार्टिकल्स भी यूज करते हैं ना, वो भी फ्रिंजेस बनाते हैं, पता है। वो भी आयोडीन पार्टिकल्स को भी उन्होंने यूज किया, तो वो भी फ्रिंजेस बनाए। सेंटर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, ब्राइट फ्रिंज के इक्विवेलेंट बनाते हैं। फिर साइड में जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, तो डार्क फ्रिंजेस के बराबर या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो बिकॉज ऑफ द वेव नेचर एसोसिएटेड विद देम, they are behaving like a light when they are used in the interference pattern. प्रैक्टिकली तो पार्टिकल है वो, फिर भी लाइट जैसा बिहेवियर, क्योंकि वेव है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उनके साथ एसोसिएटेड होती है ना। इसने जो हाइपोथेसिस दी थी, आफ्टर मेनी डिकेड्स डेविसन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को प्रूव किया। इसको प्रूव किया, इसके जो हाइपोथेसिस थी। दोनों को नोबेल प्राइज मिला, इसको भी मिला था पहले, बाद में उन लोगों को मिला। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी बिग थिंकिंग थी, सोचना कि भाई वेवलेंथ उसके साथ होगी। फिर उस वेवलेंथ का यूज भी हो रहा है आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आफ्टर मेनी डिकेड्स। ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट फिजिसिस्ट दे आर, डी ब्रॉगली, है ना। तो अभी इसको चेंज भी कर सकते हैं। मोमेंटम की इक्वेशन क्या होती है? मोमेंटम इज इक्वल टू m into काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस मास ऑफ द पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क पर एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m² होती है। तो मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो ऊपर m² v² हो जाएगा। m² v² इज नथिंग बट p² 2m। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो p विल बी अंडर रूट ऑफ 2m ke। तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग √2m ke भी लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? q into v होती है, वेयर v द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सबको इक्वेट करके लिख सकते हैं सारे। अभी हमें 2 रिलेशन और मिल गए, ठीक है। तो ये तो हमने पहले ही लिखा था, अभी ये भी ऐड कर दिए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है अभी, नोट कर लो। चलो, ऐसा हमने मैग्नेटिज्म में भी किया था ये रिलेशन, पता है। मोमेंटम की जो इक्वेशन थी मैग्नेटिज्म में, r = mv/v